हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू आईएफएस। तो गाइस, आज का ये जो सेशन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास सेशन होने वाला है, बिकॉज आज के इस सेशन में हम आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है सीएसआर नेट, इस एग्जाम के बारे में जानने वाले। बिकॉज क्या है इस सीएसआर नेट एग्जाम, कौन से स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं, क्या कट ऑफ लगता है, क्या सिलेबस होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना स्टाइपेंड आपको मिलेगा, उसी के साथ साथ कितने साल तक ये स्टाइपेंड रहता है, और भी छोटी मोटी सभी जानकारी इस एग्जाम के बारे में आज इस सेशन में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो की लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन होगा, इस सेशन में हम स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा आप सभी के दिमाग में कि सीएसआर यूजीसी नेट है क्या, कितना स्टाइपेंड वो हर साल स्टूडेंट्स को देती है। उसके बाद का क्वेश्चन है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं। उसके बाद है क्या एज लिमिट होती है क्या, और अगर एज लिमिट है तो वो कितनी है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद है इस सिलेबस जो होता है, एग्जाम पैटर्न जो होता है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न है, उसके बाद सिलेबस क्या है, एंड एंड में जाके हम डिस्कस करेंगे कि इस एग्जाम का कट ऑफ क्या होता है। तो आप सभी को इस सेशन में एंड तक जरूर रहना है। हम जो भी सीएसआर नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो बेसिक आइडिया है, जो भी सभी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, उस सभी इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलेगा, इस सबसे पहले तो हम देखते हैं व्हाट इज सीएसआर नेट। तो जॉइंट CSR UGC NET is a test being conducted to determine the eligibility of the Indian nationals for junior research fellowship, lectureship, that is assistant professor in Indian universities and colleges. तो बेसिकली ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट कौन से स्टूडेंट्स के लिए की जाती है, जिनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप चाहिए, ओके, और अगर आपको लेक्चरशिप में मतलब आपको एज असिस्टेंट प्रोफेसर आपको जॉब करनी है, आपको आपकी लाइफ में सेट होना है, तो आपको ये एग्जाम क्वालिफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके लिए स्टूडेंट्स हर साल इस एग्जाम की प्रिपरेशन करता है और एग्जाम को क्वालिफाई करने की तैयारी में जुटे रहते हैं। तो गाइज, इसके बाद का जो यूजुअली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि कब एग्जाम होती है। तो बेसिकली ये जो एग्जाम है अभी कोविड की सिचुएशन में थोड़ा सा आगे पीछे हो चुका है, लेकिन हाँ जल्दी ये फिर से लाइन पे आ जाएगी कि बेसिकली सीएसआर नेट एग्जाम जो है एक साल में 2 बार होती है, एक होती है जून में और एक होती है दिसंबर में। तो साल में 2 बार आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टाइपेंड के बारे में कि कितनी फेलोशिप आपको मिलती है। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लेके चलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये भी एक है, जैसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप है वैसे सीनियर रिसर्च फेलोशिप भी है। तो ये जो फेलोशिप है आप यहां पे देख सकते हो, फेलोशिप जो है फर्स्ट 2 साल तक जारी है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिलेगी जिसमें आपको 31,000 मिलेगा, प्लस एचआरए भी आपके साथ में होगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ 20,000 ग्रांट भी आपको मिल जाता है, कंटिजेंसी ग्रांट, जिसमें आप बुक्स हो या फिर कहीं पे ट्रैवलिंग हो आपके पीएचडी के रिगार्डिंग, या फिर आपको कोई भी कंपोनेंट्स खरीदने हैं, कोई भी जो पीएचडी के वर्क के लिए, रिसर्च के लिए आपको जो भी चीजों की जरूरत पड़ती है उसको खरीदने के लिए आपको पर साल आपको मिलते हैं 20,000। उसके बाद 3rd ईयर से 5th ईयर तक मतलब 3 साल आपको मिलती है एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप, इसमें आपको मिलता है 35,000 प्लस एचआरए, और इसके लिए भी आपको मिलेगा 20,000 पर ईयर कंटिजेंसी ग्रांट, ओके। तो ये आपको होता है बेसिकली आपको इतनी अमाउंट हर साल मिलती है। ये मंथली होता है, ठीक है, ये मंथली होता है और ये पर ईयर होता है, और ये दोनों मिला के आपके 5 साल में ओवरऑल आपको स्टाइपेंड मिलती रहती है। उसके बाद भी अगर आपकी पीएचडी का जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू चल रहा है तो आपकी गाइड की अगर इच्छा होगी तो उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके 5 साल के परफॉर्मेंस के ऊपर कि आपने कितने अच्छे से वर्क किया है। अगर आपने 5 साल में नॉर्मली वर्क किया तो फिर वो स्टाइपेंड जो है वो बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। बट हाँ, अगर आपने उस टॉपिक में, आपने उस एरिया में बहुत अच्छे से रिसर्च किया 5 साल तक,
उसके बाद भी आप करने की इच्छा रखते हो तो ये स्टाइफंड जो है वो थोड़ी सी आगे 6 महीना या फिर मैक्स 1 ईयर तक वो स्टाइफंड जो है वो एक्सटेंड हो सकती है। ओके गाइस, सो आई होप स्टाइफंड के बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ होगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये भी है कि स्टूडेंट्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, ना कि सिर्फ दे सकते, क्वालिफाई भी हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आप सभी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनके लिए 50% आपको 55% मार्क्स आपको होने चाहिए, और ओबीसी एंड बाकी के जो है ओबीसी जनरल एंड ईडब्ल्यूएस इनके लिए 55% जरूरी है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इनके लिए 50% आपका जो मार्क्स है, मतलब जो आपके एमएससी में एग्जाम्स होते हैं या फिर जहां कहीं भी, ऐसा नेसेसरी नहीं कि सिर्फ एमएससी का स्टूडेंट्स ही इस एग्जाम को दे सकता है, बाकी भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, बाकी भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन हाँ, आपका ओवरऑल जो परसेंटेज निकलता है, फिर वो चाहे 3 साल का हो, 2 साल का हो, 4 साल का हो, वो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप ईडब्ल्यूएस से करते हो एंड ओबीएस से करते हो, तो आपको 55% मार्क कम से कम हो, और अगर आप पीडब्ल्यूडी एसटी एससी इसमें से बिलोंग करते हो तो आपके 50% मार्क्स हो। ये हो गए मार्क्स की बात। अब उसके बाद आते हैं कौन कौन से स्टूडेंट, जैसे कि एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री ये स्टूडेंट दे सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेटेड बीएसएमएस, बीएस 4 इयर्स, बीई, बीटेक, बी फार्मा, एमबीबीएस, तो ये सभी स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं सीएसआईआर नेट के रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। बट इनके ऊपर भी कुछ कंडीशंस है। ये कंडीशंस क्या है कि जो बीएस 4 इयर्स है, बीई है, बीटेक है, बी फार्मा है या फिर एमबीबीएस है, ये सभी स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब वो जो 2 सेक्शंस होते हैं, जेआरएफ एंड एलएस, लेक्चररशिप एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसमें से अब जब भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करता है तो 2 सेक्शन में से कोई एक सेक्शन चूज करना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये वाले स्टूडेंट बस और बस जेआरएफ के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक और स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एमएससी में हूं, मैं एमएससी फर्स्ट ईयर में हूं, एमएससी सेकंड ईयर में हूं, तो क्या मैं इस एग्जाम को दे सकता हूं क्या? यस डियर स्टूडेंट्स, आप भी इस एग्जाम को दे सकते हो, ना कि सिर्फ दे सकते हो, आप क्वालिफाई भी हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, इस बात को हमेशा याद रखो, कैंडिडेट एनरोल्ड फॉर एमएससी कैन अप्लाई इन द रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी। ओके, मतलब आपको वहां पे, क्योंकि आप जब फॉर्म फिलअप करते हो, वहां पे फॉर्म आपको फिलअप करते टाइम आपके एमएससी के जो परसेंटेज है उसको भी डालना होता है। तो इन केस अगर आपका रिजल्ट नहीं लगा है, मतलब आप अभी भी एमएससी में ही हो, तो आपके लिए ये ऑप्शन वहां पे खुला होता है, आप उसमें वहां पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके इस एग्जाम को दे सकते हो। ओके गाइस, तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब इसके बाद आता है एज लिमिट। तो क्या स्टूडेंट्स एज लिमिट जरूरी है? मतलब अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो कितने साल तक आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो? अगर आप एलएस आपको चाहिए, लेक्चरशिप, आपको लेक्चरशिप के लिए क्वालिफाई करना है, तो कितने साल तक आप क्वालिफाई कर सकते हो, कितने साल तक आपके पास चांस है? तो डियर स्टूडेंट देखिए, आपको अगर जेआरएफ चाहिए होगी तो आपकी 28 ईयर्स ऑन 1 जुलाई ऑफ दैट ईयर, मतलब आपके बेसिकली 28 ईयर्स तक ही आपको जेआरएफ मिलेगी, उसके बाद जेआरएफ नहीं मिलती। ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, ठीक है। उसके बाद एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर एंड फीमेल, इन सभी के लिए और 5 साल थोड़ा सा रिलैक्स छोड़ दिया है। मतलब आपको कितने, इन स्टूडेंट्स के लिए कितने, 33 ईयर्स, मतलब आपकी एज अगर 31 है, आप एससी कैटेगरी से हो या फिर एसटी कैटेगरी से हो, स्टिल आप इस एग्जाम को जेआरएफ के लिए अप्लाई भी कर सकते हो और जेआरएफ ले भी सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल से हो तो आपको रिलैक्सेशन रहेगा 3 साल तक का। 28 में 3 ऐड कर लो, मतलब कितने हो जाएंगे, 31 ईयर्स का आपको रहेगा एज लिमिट। और अगर आपको लेक्चरशिप चाहिए, नो अपर एज लिमिट, मतलब अगर किसी स्टूडेंट्स की एज 40 साल है फिर भी वो लेक्चरशिप के लिए जरूर अप्लाई कर सकता है। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि उसको नेट नहीं होगी, मतलब 28 साल कंप्लीट हो गए उसके बाद उसको नेट नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेट उसको मिल सकती है, बट लेक्चरशिप मिलेगी दूसरी ने, जेआरएफ ने। ओके, तो एग्जाम पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। तो गाइस, एग्जाम पैटर्न में बेसिकली टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर ले। पहले तो 20 क्वेश्चन होते हैं पार्ट ए में,
40 होते हैं पार्ट बी में एंड 60 होते हैं पार्ट सी में। तो टोटल कुल मिला के क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं 120, जिसमें पार्ट बी एंड सी दोनों मिला के आता है मैथमेटिक्स एंड पार्ट ए में आता है जनरल एप्टीट्यूड। ओके, तो क्वेश्चंस जो होते हैं वो कितने होते हैं, आप अटेम्प्ट कितने कर सकते हो, इसमें से 20 में से आपको 15 ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। पार्ट बी में एमसीक्यू के क्वेश्चंस होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा आप 25 अटेम्प्ट कर सकते हो, और उसके बाद 20 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट सी में से ज्यादा अटेम्प्ट करने के लिए। तो 60 में से सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो टोटल कुल मिला के क्वेश्चंस की बात कर ले, कितने अटेम्प्ट कर सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा, 60 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क होंगे, तो देखिए गाइस, आपका पेपर 1 जो है पार्ट 1 जिसमें जनरल एप्टीट्यूड होता है, एक क्वेश्चन करेक्ट आता है तो आपके रहेंगे 2 मार्क्स। पेपर पार्ट बी में एमसीक्यू में अगर एक क्वेश्चन करेक्ट आता है तो 3 मार्क रहेंगे, एंड पार्ट सी में एक क्वेश्चन करेक्ट आता है तो 4.75 मार्क्स रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपका आंसर गलत होता है तो पार्ट बी में 0.5 एंड पार्ट सी में -0.75, इतने मार्क्स आपके कट हो सकते हैं। जिसमें आप यहां पे देख सकते हो ये भी एमसीक्यू का सेक्शन है, ये भी एमसीक्यू का सेक्शन है, एंड ये एमएसक्यू का सेक्शन है। तो ये एमएसक्यू का सेक्शन है, तो यहां पे अगर आपने गलत भी कर दिया तो आपके मार्क्स कम नहीं होंगे। तो यहां पे आपको एक चीज क्लियरली समझ लेनी चाहिए कि पार्ट सी से अगर आपके क्वेश्चन नहीं भी हो रहे फिर भी आपको आंसर क्लिक करके आने ही आने। ठीक है गाइस, तो ये हो गया। अब टाइम के बारे में बात कर ले तो आपको टोटल टाइम मिलता है 3 घंटे का, जिसमें आपको पेपर सॉल्व करना होता है 200 मार्क्स का। ये जो 60 क्वेश्चन है ना, इस 60 क्वेश्चन में यहां से आते 95 मार्क्स, यहां से आते 30 मार्क्स, और बाकी जो भी बचे कुछ है वो यहां से आते। ठीक है, दैट इज 75। ओके, तो ये जो भी आपके बचे कुछ मार्क्स है, ये सारे मार्क्स जो होते हैं आपके यहां से आपको सॉल्व कर सकते हो, और टोटल कुल मिला के आपके मार्क्स बन जाते हैं, कुल मिला के आपके मार्क्स बन जाते हैं 200। ओके, कुल मिला के आपके मार्क्स कितने बन जाते हैं 200। तो अब ज्यादा से ज्यादा 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर यहां पे सॉल्व कर सकते हो। जो भी कट ऑफ लगेगा वो 200 मार्क्स को लेके कितने मार्क्स आपके आए उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ लगेगा। टोटल क्वेश्चन पेपर की बात करें तो 400 प्लस मार्क्स की क्वेश्चन पेपर होती है, जिसमें आपको सॉल्व करने होते 200 मार्क की क्वेश्चन पेपर। उसके बाद सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में आप देख सकते हो मैथमेटिकल साइंस में रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, टोपोलॉजी, उसके बाद आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद की बात कर ले तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रल इक्वेशन है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर ले तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी क्यों, हम मार्क्स की अगर बात कर ले डायरेक्टली तो 60 to 65 मार्क्स ये रियल एनालिसिस के होते हैं। उसके बाद 55 to 60 मार्क्स का आपका लीनियर अलजेब्रा होता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 30 to 35 मार्क्स का पूछा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी 30 to 35 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, टोपोलॉजी 12 to 15 मार्क्स का पूछा जाता है। ओडी 20 मार्क्स, उसके बाद पीडी के भी 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, और ये तीनों मिला के 9 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 9 से 10 क्वेश्चन। एंड स्टैटिस्टिक्स की अगर बात कर ले तो पार्ट बी में 12 तो पार्ट सी में 18 क्वेश्चंस आपके स्टैटिस्टिक्स के होते हैं। तो ये जो है इधर से नीचे वाला काउंट जो है वो क्वेश्चन का है, और यस ऑफ कोर्स यहां तक आपके मार्क्स का काउंट है, नीचे वाले का आपके ये भी आपके मार्क्स का काउंट है। ठीक है, इसके बाद वाले जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं। मतलब कभी कभी क्या होता है कि इसमें 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो इसमें 4.75 का आता है। तो बेसिकली ऑन एन एवरेज आप बात कर ले तो तीनों में से 2-3 ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं, और टोटल मिला के आपके कुल मिला के 9 या 10 क्वेश्चन आपके इस अप्लाइड सेक्शन में से बाकी का सिलेबस जो कि ओडी एंड पीडी को छोड़ के होता है। तो इसके बारे में मैंने रेफरेंस बुक्स की वीडियो भी ऑलरेडी बनाई है, सेम यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड की है। और आपको अगर इस बुक्स के बारे में जानना हो कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक रेफर करना चाहिए, तो मैंने स्टूडेंट्स के लेवल के अनुसार बताया है कि चलो भाई ये स्टूडेंट्स का नॉलेज इस लेवल का है तो उसको ये बुक रेफर करनी चाहिए, इस स्टूडेंट्स का नॉलेज बहुत कम है तो उसको ये बुक्स पढ़नी चाहिए। ऐसे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के हमारे आईएफएस मैथ्स का जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है वहां पे अपलोड किया है, तो आप उसको जरूर एक बार देखिए ताकि आपको आइडिया आ जाए सिलेबस के बारे में। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कट ऑफ की।
तो कट ऑफ क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये आप सभी को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करनी है तो आपको पता होना चाहिए आपको कितने मार्क्स लेके आने। तो रिसेंटली अगर बात कर ले रिसेंट एग्जाम की, तो देखिए जेआरएफ के लिए, हम पहले जेआरएफ की बात कर लेते हैं। तो जेआरएफ के लिए 98.5 था, ओके, रिसेंट एग्जाम का। उसके बाद जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस के लिए 89.75, ओबीसी के लिए 85.5, एससी के लिए 68.75, एसटी के लिए 54 एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 50। तो इतने नंबर आपको लाने पड़ेंगे अगर आपको क्वालिफाई करना है सीएसआर नेट एग्जाम। मैंने प्रीवियस ईयर के भी कट ऑफ सभी डाल दिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ऑन एन एवरेज बात कर ले, देखो 98 है, 114 है, 107 है, 111, 96, 1112। तो ऑन एन एवरेज बात कर ले तो यहां पे अगर आपको इस सेक्शन से जनरल कैटेगरी से आपको क्वालिफाई करना है तो सेफ्टी मोड पे आप मान के चलिए कि आपको 120 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाके आप श्योरली बोल सकते हो कि यस गाइस मेरा इस टाइम पे जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस सेक्शन से अगर बात कर ले तो आप 105 प्लस मार्क्स लेके आइए, आपका ईडब्ल्यूएस सेक्शन से श्योरली जेआरएफ निकल के जाएगा। ओबीसी की बात कर ले, अगेन 105 इतना आप लेके आ सकते हो। यहां पे बात कर ले तो 80 मार्क्स आप लेके आइए, यहां पे तो 65 से भी काम चल जाएगा और यहां पे 55 से भी काम चल जाएगा। तो इतने मार्क्स अगर आपके रिस्पेक्टिव कैटेगरी से निकलते हैं, आप ओबीसी से हो, तो ट्राई करो कि 105 प्लस मार्क्स आपके आ जाए, तभी जाके आपकी जेआरएफ निकल के आ जाएगी। इसके बाद आते हैं एलएस के कट ऑफ पे। तो गाइस एलएस का जो कट ऑफ हो उसका और जेआरएफ के कट ऑफ का बेसिकली डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंस कम होता है थोड़ा सा, मतलब अराउंड यू कैन से कि 10 मार्क्स का आपका डिफरेंस होता है। ठीक है गाइस, यस। तो ये जो एग्जाम है इस एग्जाम का जेआरएफ का है, तो आप जेआरएफ के मार्क्स देख के एलएस का भी आपको आराम से आ जाएगा। ये एलएस का भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इतने मार्क्स आप एलएस के भी लेके आओगे। बेसिकली मैं तो बोलता हूं पहले तो जेआरएफ के लिए अप्लाई करो, क्योंकि जेआरएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पीएचडी करनी होगी तो आपको स्टाइफंड जो है उसके लिए जेआरएफ सीएसआर नेट की हो जाती है, तो आपको कोई भी उसके बाद इंटरव्यू नहीं होता स्टाइफंड के लिए। आपके पीएचडी के लिए एडमिशन हो गया तो आपकी स्टाइफंड कंफर्म स्टार्ट हो जाती है। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करें एंड जेआरएफ को ही जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करें। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप सभी को ये जो इंफॉर्मेशन है वो अभी क्लियर पिक्चर जो भी था वो क्लियर हो चुका होगा। सीएसआर नेट एग्जाम का कैसा पैटर्न होता है, एज लिमिट क्या है, उसके बाद स्टाइफंड कितनी मिलेगी, कंटिजेंसी ग्रांट मिलती है क्या, एचआरए मिलता है क्या मैं एमएससी का स्टूडेंट्स हूं फिर भी मैं जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई हो सकता हूं क्या, एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं क्या। उसके बाद मैं बीएमएससी मैंने नहीं किया, मैंने बीएस एमएस 4 इयर्स का किया है, मैंने एमबीबीएस किया, मैंने बी फार्मा किया है, तो क्या मैं उसके बाद ये जो सीएसआर नेट की एग्जाम है उसको दे सकता हूं क्या। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स के ये जो दिमाग में क्वेश्चन थे, डाउट्स थे, अभी क्लियर हो चुके होंगे। तो अच्छे से प्रिपरेशन के लिए लगिए एंड ऑफ कोर्स ये जो वीडियो है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जिनके दिमाग में ये जो क्वेश्चन मार्क्स होंगे उन सभी के साथ इस लिंक को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आई होप आप सभी को अभी क्लियर हुआ। जो भी डाउट्स होंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए, मैं 100% आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करूंगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज एंड हैप्पी लाइफ।